ये स्टोरी हमें अली ने भेजी है फ्रॉम गुजरांवाला। चलते इनकी स्टोरी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। नाम अली है और मेरा ताल्लुक़ गुजरांवाला से है। मुझे आपकी स्टोरीज़ बहुत पसंद हैं और मैं डेली आपकी स्टोरीज़ सुनता हूँ। मैं भी चाह रहा था मैं अपनी भी एक स्टोरी आपसे शेयर करूँ। मैं जो स्टोरी आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, जो वाक़या मेरे साथ हुआ था, ये 2016 की बात है, जब मेरे सबसे छोटे मामू भी हमारे साथ रहा करते थे। उनकी वाइफ उनसे नाराज़ होकर अपने पेरेंट्स के घर चली गई थी। बताता चलूँ कि मेरे मामू मुमानी से बहुत प्यार करते थे, हद से ज़्यादा। मामू नहीं चाहते थे कि मामी उनको छोड़ कर जाएं। उनके आपस के झगड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे और मामी नाराज़ होकर चली गई। मामू ने बहुत कोशिश की उनको मनाने की। मामू मेरी अम्मी को भी लेकर गए, मेरे बड़े मामू को भी लेकर गए कि मामी किसी तरह मान जाए और किसी तरह वापस आ जाए, मगर वो मानी वापस नहीं आ रही थी। इसके बाद मामू जो करने वाले थे बहुत खौफनाक था। उन्होंने फिर दूसरा रास्ता निकाला। वो पढ़ाई करने लगे और चिल्ले काटने लगे, लेकिन वो किसी चिल्ले को पूरा नहीं कर पाते थे, बल्कि आधे में ही छोड़ देते थे। कि अगर वो एक चिल्ला काट रहे होते तो अगर वो किसी से मिलते और वो कहता कि उसे छोड़ो, ये करो, तो वो पहले वाले चिल्ले को बीच में ही छोड़ देते, दूसरा चिल्ला स्टार्ट कर देते थे। तब तो शायद वो ये नहीं जानते थे कि वो ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो प्यार में समझ लो जैसे इंसान अंधा हो जाता है। और उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि आगे जाकर उनके साथ और हमारे साथ क्या होने वाला था। इसी बीच में मेरी वालदा की डेथ हो गई और उनकी डेथ के बाद भी मामू हमारे साथ ही रहने लगे। अब वालदा की डेथ को भी काफ़ी टाइम गुजर गया था, मगर मामू हमारे साथ ही रह रहे थे। मगर अब मामू के साथ बहुत ही अजीब चीज़ें होने लगी थी। वो बैठे बैठे खुद से हंसने लग जाते और फिर अचानक रोने लग जाते, या फिर बैठे बैठे खुद से ही बातें करने लगते। ये सब देखकर अब हमें भी उनसे खौफ आने लगा था कि वो कब क्या कर दें, कुछ पता नहीं। और अब हमें लगने लगा था कि शायद उन पे कोई असरात हो गए हैं। जो वो आधे चिल्ले किया करते थे और पढ़ाई करते थे। तो ऐसे ही एक दिन मामू अपने ध्यान में बैठे थे और मैं स्कूल से आया और जाके मामू के पास बैठ गया, मगर मामू शायद अपने होश में नहीं थे और उन्हें मेरे आने का पता भी नहीं चला कि उन्होंने अचानक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पे मार दिया और मैं पूरा हिल गया और मेरा सर चकरा गया। थोड़ी देर बाद मुझे समझ नहीं आई कि मामू को क्या हुआ और उन्होंने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। थप्पड़ की आवाज़ सुन के मेरी बड़ी सिस्टर आई और उन्होंने मामू से पूछा, क्या हुआ मामू, इसे क्यों मारा है आपने, इसने क्या कहा है आपको जो आपने इतनी ज़ोरदार थप्पड़ इसे मार दिया। उसके बाद मामू जैसे होश में आए और उन्होंने कहा कि बेटा तुम थे, यहाँ तो कोई और बैठा था, मैंने तो आपको देखा ही नहीं बेटा, मैंने तो उसे थप्पड़ मारा है, वो दुश्मन है मेरा। और इस तरह की अजीब बातें करने लगे। खैर उसके बाद हम भाइयों की आपस में थोड़ी सी अनबन हो गई। चूँकि मैं सबसे छोटा था भाइयों में, हम माशाल्लाह 4 भाई और 3 बहनें हैं। तो मैंने अपनी छोटी सिस्टर जो कि मुझसे छोटी है और अपने बड़े भाई जो कि तीसरे नंबर पे है, वो भी मैरिड है, उनसे बात की कि हम ये घर छोड़कर किसी किराए के घर में शिफ्ट हो जाएंगे और हमारी दोनों बड़े भाइयों से जान छूट जाएगी। रोज़ झगड़ा, रोज़ किसी ना किसी बात पे लड़ाई। खैर हमने घर तलाश करना शुरू कर दिया। तो हमारा जो अपना घर था उससे 3-4 गलियां छोड़ के हमें एक घर मिला। वो 7-8 मरले का डबल स्टोरी घर था। उस घर की लोकेशन कुछ इस तरह थी कि उसके राइट साइड पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी धागे की और उसके साथ ही बहुत बड़ा कब्रिस्तान भी था। वो बहुत पुराना कब्रिस्तान था और वो कॉर्नर वाला मकान हमें किराए पे मिल गया। अब घर के अंदर का नक्शा कुछ ऐसा था कि घर में एंटर होते ही लेफ्ट साइड पर एक छोटा सा वॉशरूम है और गिराज है, और गिराज से निकलते ही बड़ा सा सहन है, और राइट साइड पे एक रूम है और फिर 7 किचन है। उसके साथ 2 रूम हैं और उनके सामने बिल्कुल कॉर्नर पे एक रूम है काफ़ी बड़ा। मेरे भाई और भाभी तो एक रूम में शिफ्ट हो गए जो कि इंटर होते साथ ही था, जबकि मैं और मेरी छोटी सिस्टर उस कॉर्नर वाले रूम में शिफ्ट हो गए जो था तो भाई के रूम के सामने मगर थोड़े डिस्टेंस पे था।
तो हमने डिसाइड किया कि हम मामू को अपने साथ ले आते हैं। तो मैंने तो सुबह जॉब पे चले जाना होता था और भाई भी अपनी जॉब पे चले जाते थे और भाभी भी इस तरह कभी कभार, कभी अपनी अम्मी की तरफ, कभी मार्केट। तो छोटी बहन घर में अकेली होती थी। उस टाइम उसकी एज 16-17 साल थी और मैं नहीं चाहता था कि वो घर में अकेली रहे। सो हम मामू को भी अपने साथ ले आए और वह हमारे साथ वाले रूम में शिफ्ट हो गए। ऊपर वाले पोर्शन में भी एक पठान फैमिली रहती थी जिसमें हस्बैंड, वाइफ और उनकी एक छोटी सी बेटी थी। उनका सब कुछ अलग था, वो सेपरेट थे, पर हम लोगों की एंट्रेंस एक ही थी। लेफ्ट साइड पे वॉशरूम था और उसके साथ स्टेयर्स ऊपर जा रही थी। खैर, हम वहाँ पर रहना स्टार्ट हो गए और हमें वहाँ रहते हुए 1 से 2 महीने गुजर चुके थे। तो अक्सर मेरी बड़ी सिस्टर और उनके बच्चे भी हमारी तरफ आ जाते थे। तो वहाँ हमारा बहुत अच्छे से दिल लगा हुआ था और हम बहुत अच्छे से रह रहे थे। मामू चू के सहन में चारपाई बिछाकर सोया करते थे। एक रात उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई और उन्होंने खांसना शुरू कर दिया और एकदम से रोना शुरू कर दिया। मैंने अपने दरवाज़ा खोला और बाहर निकला और मामू को देखा तो मुझे लगा कि जैसे मामू का सांस रुकने वाला था। मैंने अपने भाई को उठाया और मामू को लेकर हॉस्पिटल चले गए। डॉक्टर ने उन्हें चेक किया और बताया कि इनके फेफड़े बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि मामू बहुत ज़्यादा स्मोकिंग किया करते थे। इतनी ज़्यादा कि सिगरेट अभी ख़त्म नहीं होती थी, वो दूसरी लगा लेते थे। हमने मामू के बच्चों को कॉल की और उनको बताया कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। वो सियालकोट में होते थे। उनके आने से पहले मामू की डेथ हो गई। हम मामू की डेड बॉडी को लेकर घर आए, सब रिश्तेदारों को फ़ोन कर दिया और इतला दे दी। सब आ गए, मामू का जनाजा हुआ और हमने उनकी तदफीन कर दी। उनकी तदफीन के 4-5 दिन तक तो सब लोग रुके हुए थे, मगर उसके बाद सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। मेरी बड़ी सिस्टर भी वापस अपने घर चली गई। मुझे इन दिनों आउट ऑफ कंट्री जाने का बहुत शौक़ हुआ करता था, तो मैं बाकायदा 5 वक्त की नमाज पढ़ता था और वजीफ़े वगैरह किया करता था। सिस्टर मेरी छोटी थी तो वो सो रही थी, तो अचानक ऐसे ही मेरे दिल में खौफ आया। हमारे रूम में अटैच वॉशरूम था और हमारे रूम के साथ जो रूम था उस वॉशरूम का दरवाज़ा उस रूम में भी निकलता था। तो मामू सुबह उठ के उस रूम में जाके सो जाया करते थे और वहीं वॉशरूम यूज़ करते थे। तो होता कुछ इस तरह कि सिस्टर मेरी सो रही थी और मैं बैठा हूँ। कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, तकरीबन 11 या 11:30 हो रहे थे। तो मुझे फील होता है जैसे वॉशरूम के दरवाजे को उस रूम से कोई नॉक कर रहा है। मुझे काफ़ी अजीब फील होता है कि कौन है उस रूम में। अगर किसी ने वॉशरूम यूज़ करना है तो नॉक क्यों करेगा। ये आवाज़ मैंने 10 मिनट तक सुनी। मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि रूम में भी खूब अंधेरा होता है और मुझे काफ़ी नेगेटिव वाइब्स भी आ रही थी कि कुछ तो अजीब है यहाँ पर। तो मैं उठता हूँ और अपने रूम की लाइट ऑन करता हूँ और वॉशरूम का दरवाज़ा खोल के देखता हूँ। तो सामने का मंजर देखकर मैं खौफ ज़दा हो जाता हूँ क्योंकि वॉशरूम के दूसरी तरफ का दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था। क्योंकि जब हम रात को सोने लगे थे तो मैंने सिस्टर को कहा था तो वॉशरूम का दरवाज़ा उस तरफ से अंदर से लॉक कर दे ताकि उस तरफ से कोई वॉशरूम ना आए। मैं देखकर थोड़ा परेशान होता हूँ कि कौन हो सकता है और वॉशरूम की लाइट भी ऑन होती है। खैर, मैं जाकर दरवाज़ा अगेन बंद कर देता हूँ और उसे लॉक कर देता हूँ और लाइट भी ऑफ करके अपने रूम की तरफ से भी दरवाज़ा लॉक करके जाके सो जाता हूँ। अगले दिन मैं जॉब पे चला जाता हूँ। भाभी भी घर पे नहीं थी। शाम को जब मैं वापस आता हूँ तो देखता हूँ कि छोटी काफ़ी डरी हुई थी। मैं उससे पूछता हूँ तो मुझे बताती है कि भाई जिस रूम में मामू रहते थे, क्योंकि उनका सामान अभी तक उधर ही रखा हुआ था, तो जैसे ही मैं गई हूँ अंदर तो मुझे फील होता है जैसे कोई खांस रहा है, बिल्कुल मामू की तरह। अभी रूम में लाइट ऑन नहीं की थी। जब मैं गौर से देखती हूँ तो मुझे फील होता है जैसे सामने चेयर पे मामू बैठे हैं और सिगरेट पी रहे हैं और रूम में भी काफ़ी धुआं है। मैं चीख मार के बाहर निकली और जो ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे वो भी मेरी आवाज़ सुन के
मुझसे पूछते कि क्या हुआ, और मैं भाग के उनके पास चली गई। अब रात वाला वाकया भी मेरे माइंड में चल रहा था, और ऊपर से जो सिस्टर ने बताया, मैं थोड़ा परेशान हो गया। तो सिस्टर मुझे कहती है कि बड़े भाई को फ़ोन करो कि वो हमारे पास आ जाएं। मैंने भाई को कॉल की और उनसे कहा कि अगर आप फ्री हैं तो हमारी तरफ आ जाएं। तो वो मुझसे पूछने लगे सब ठीक तो है। मैंने कहा छोटी काफ़ी डरी हुई है। खैर वो आया और मैंने जाकर दरवाज़ा खोला, और वो जो गैरेज का दरवाज़ा था वो लकड़ी का बना हुआ था, जो बहुत ही मजबूत था। उसको भी लॉक लगा हुआ था। मेरा भाई आया और आकर हमें डांटने लगा कि तुम लोगों ने मुझे डिस्टर्ब किया है, ऐसा कुछ नहीं होता, मामू को दफना दिया है, तुम लोग ऐसे ही खौफजदा हो रहे हो। वो मुझे भी डांट रहे कि तो तुम तो बड़े हो, तुम भी उसे डरा रहे हो। खैर काफ़ी बातें करने के बाद वो लेट गया और हम भी लेट गए। रात के तकरीबन 1:30 का टाइम होता है। मैं भी सोया नहीं था, जाग रहा था, अपने मोबाइल पे गेम खेल रहा था। मेरा भाई भी मोबाइल में लगा हुआ है, मगर छोटी सिस्टर सो गई थी। तो क्या होता है कि वो जो गैराज वाला दरवाज़ा था उसकी इतनी ज़ोर से आवाज़ आती है जैसे किसी ने ज़ोर से खोला हो और दम करके बंद कर दिया। उसका इतनी ज़ोर से धमाका होता है कि मैं, मेरा भाई, सिस्टर उठ के बैठ गए, एक दूसरे को देखने लगे कि ये क्या हुआ है। दूसरे रूम से मेरे भाई और भाभी और ऊपर वाले जो किराएदार थे वो भी नीचे आ गए कि क्या हुआ है। हमने अपना दरवाज़ा खोला और एकदम जब उसकी आवाज़ आई तो हम सब डर गए और सन्नाटा छा गया था। तो क्या देखते हैं कि दरवाजे के जो साइड पे काबले होते हैं उनमें से एक टूट चुका है और दरवाज़ा बिल्कुल टेढ़ा हो गया है। दरवाजे की हालत इस तरह हो गई थी कि जैसे कोई इसे हाथ लगाएगा और ये नीचे गिर जाएगा, और हम सब जैसे सकते में आ गए और सब एक दूसरे का चेहरा तकने लगे। अदनान अगर 4 लोग मिल के भी उस दरवाजे पे मारें तो वो ना टूटे, इतना मजबूत दरवाज़ा है। इसके बाद तो मैं बहुत डर जाता हूँ और भाई को बोलता हूँ कि घर शिफ्ट करें, इधर नहीं रह सकते। अब मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता कि मैं छोटी बहन को अकेला घर छोड़कर जॉब पे चला जाऊँ। तो भाई कहता है कि कुछ नहीं होता, आप लोग आयतल कुर्सी पढ़ो और तिलावत किया करो। खैर मैं अपनी बड़ी सिस्टर को कॉल करता हूँ कि उसे कहता हूँ कि कुछ दिन आप छोटी सिस्टर के साथ आकर रहो। अगर मेरी जॉब का मसला ना होता तो मैं उसे कभी अकेला छोड़ के नहीं जाता। तो मेरी सिस्टर आ जाती है हमारे पास रहने। उसके 2 बेटे हैं, वो भी उनके साथ ही आते हैं। उनका जो छोटा बेटा है वो 3-4 साल का है। शाम का टाइम था, 6-7 बजे का, और वह सहन में खेल रहा होता है। तो क्या होता है कि अचानक लाइट चली जाती है और पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। मेरी भाभी, बड़ी सिस्टर और छोटी सिस्टर हमारे रूम में बैठी थी, और जैसे ही लाइट गई तो साथ वाले रूम से किसी के खांसने की आवाज़ आने लगी। और आप यकीन करें अदनान, ऐसा लग रहा था जैसे मामू ही खांस रहे हैं। तो मेरी सिस्टर एकदम से खौफज़दा हो गई। अब अदनान भाई, मैं आपकी ऑडियंस की थोड़ी अटेंशन चाहूँगा। हुआ कुछ यूँ कि मेरी सिस्टर एकदम से खौफज़दा हो गई और अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके बाहर भागी अपने बेटे को उठाने के लिए। उसने बेटे को उठाया तो वो कहता है कि मम्मा वो देखे मामू, जैसे उसे अपने सामने कोई नजर आ रहा था। उसकी आवाज सुनकर और डर जाती हैं। तीनों चीखें मारती हुई ऊपर भाग जाती हैं। मैं घर आता हूं तो मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया कि ये और ना डर जाए, ना मुझे बताया और ना ही मेरे भाई को। उस दिन मैंने अपने दोस्त से एंड्रॉयड मोबाइल लिया था और मैं काफ़ी खुश था। मैंने उससे व्हाट्सएप और बाकी ऐप्स इंस्टॉल करवाई थी और अपने फ्रेंड्स को मैसेज करने लगा कि मेरा व्हाट्सएप ऑन हो गया है, तो आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद मैंने यूट्यूब खोली और एक मूवी देखने लगा। मेरे रूम की लाइट ऑफ थी, बस सहन की लाइट जल रही थी और विंडो से उसकी रोशनी मेरे बेड और दरवाजे पे पड़ रही थी। बाकी सब ऊपर छत पे सोने के लिए चले गए थे। मैं अपने मोबाइल में इतना मगन था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं नीचे अकेला हूँ। अब रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे और मैं मोबाइल में इतना मगन था कि अचानक मेरी आंखें भारी होने लगी और मुझे फील हुआ जैसे बाहर सहन में कोई साया खड़ा है। बताता चलूँ
कि मैं अभी पूरी तरह सोया नहीं था और आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था, मगर आंखें नहीं खुल रही थी। तो मुझे फील हुआ जैसे कोई चलता हुआ मेरे रूम में आ रहा है। वो कोई औरत थी, मुझे लगा शायद भाभी है। अब वो साया मेरे रूम में एंटर होता है और बिल्कुल मेरे सर के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि मेरे लेटने का पोस्चर कुछ इस तरह था कि मेरे हाथ बेड की बैक साइड पर थे, तो मेरी उंगलियां उसके कपड़ों के साथ टच हो रही थी। मैं आंखें खोलने की कोशिश करता हूँ मगर नहीं खोल पाता। अब मैं पूरी तरह से होश में आ जाता हूँ मगर मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, और उस टाइम मुझे पता चल जाता है कि कुछ ठीक नहीं है और आज मैं बचने वाला नहीं हूँ और कुछ होने वाला है मेरे साथ। ये मुझे फील हो रहा था। उस टाइम मुझ पर खौफ तारी था कि मुझे लगा मेरा दिल फट जाएगा, मैं मर जाऊंगा। तो मैंने दिल में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। मैंने अभी 2-3 दफ़ा ही आयतल कुर्सी पढ़ी थी कि मेरे जिस्म में हल्की सी जान पड़ी, और मुझे लगा कि बस यही आखिरी मौका है कि मैं खुद को बचा सकता हूँ। और मैं फिर ऊंची ऊंची आवाज़ में विर्द करता हुआ बेड से उठता हूँ। तो मेरे भतीजे की जो छोटी साइकिल है वो उड़ती हुई आई है और उसकी एक साइड मेरी आंख पे लग जाती है। वो इतनी ज़ोर से लगी कि 2 मंथ तक मेरी आंख ठीक नहीं हुई, और जब वो मुझे लगी मैं उसकी परवाह ना करते हुए तेज़ी से उठा और दरवाज़ा खोल के सहन की तरफ भागता हूँ और फ़ौरन से लाइट चली जाती है और मैं गिर जाता हूँ। उस टाइम मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठ सकूँ या ऊपर जा सकूँ, यहाँ तक कि मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ, कौन आए, कौन मुझे बचाएगा, मैं कैसे यहाँ से उठ के ऊपर भागूँ, मैं किस तरह उनको बताऊँ कि मेरे साथ नीचे क्या हुआ है। तो बड़ी मुश्किल से मैं अल्लाह का नाम लेते हुए उठता हूँ और आयतल कुर्सी पढ़ते हुए, और मैं एकदम से भागता हूँ। तो वहाँ इतना अंधेरा था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, और उसी अंधेरे में भागते हुए मेरी टक्कर होती है दरवाजे के साथ बहुत ज़ोर से। मैं उसकी भी परवाह किए बगैर दरवाज़ा खोलता हूँ गिराज का, जो उसी दिन टूटा था। हालांकि रात को वो दरवाज़ा खुला हुआ था जब सब ऊपर गए थे। ऊपर जाता हूँ तो जाके मैं छत पे गिर जाता हूँ। तो घर वाले मुझे इस हालत में देख के डर जाते हैं। मेरे भाई मोबाइल की टॉर्च ऑन करके देखता है तो मेरा पूरा चेहरा बिगड़ा हुआ था, आँख और मुंह पर ब्लैक सर्कल और सर से ब्लीडिंग हो रही थी। जब मैं दरवाजे में लगा था तो मेरा फेस स्वेल हो गया था, मगर अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई नीचे जाए, क्योंकि नीचे से मुसलसल आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई किचन में बर्तन धो रहा है। कभी किसी के दौड़ने भागने की आवाज़ें हैं, और कभी कुछ होने लगता तो कभी कुछ। वो पूरी रात हमारे घर में एक्टिविटीज़ होती रही। बताता चलूँ कि जब मेरी दरवाजे के साथ टक्कर हुई तो मुझे पीछे किसी औरत के हंसने की आवाज़ आई थी, जो बहुत ज़्यादा क्रीपी थी। वो आवाज़ इतनी ज़्यादा अजीब थी जैसे कोई मर्द और औरत एक साथ हंस रहे थे। खैर, सब बहुत डर जाते हैं कि अब क्या होगा। हम सब ने वो रात बड़ी मुश्किल से गुजारी। सुबह होती है, भाई भी अपनी जॉब से छुट्टी करता है कोई नया घर देखने के लिए, मगर घर नहीं मिलता। तो हम सब फैसला करते हैं कि हम सामान वापस अपने घर में शिफ्ट करते हैं, जो हमारा अपना घर था। मेरी तो हालत बहुत बुरी हो जाती है, इतना तेज़ बुखार। तो मेरा दूसरा भाई सामान लेकर घर जाता है, बट मेरा बड़ा भाई कहता है कि सामान लेकर यहाँ मत आना, अब ये घर सेल होगा और सबको अपना अपना हिस्सा मिलेगा, मगर इस घर में वापस ना आना। अब मैंने इसको सेल करना है, आप अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो। हमें 1-2 दिन लग जाते हैं घर ढूंढने में। खैर, हमें घर मिलता है और हम सामान शिफ्ट करते हैं, मगर सारा सामान एक दिन में शिफ्ट नहीं कर सकते। मेरे भाई के दोस्त भी आते हैं, मगर फिर भी थोड़ा सामान रह जाता है। तो फिर फैसला करते हैं कि बाकी का सामान कल शिफ्ट करेंगे, और आज रात सब एक ही रूम में सो जाते हैं। तो हम सब एक ही रूम में सोने की कोशिश करते हैं। घर में एक्टिविटीज़ इतनी बढ़ गई थी कि खौफ के मारे किसी को नींद ही नहीं आ रही थी। रात को हमें लगता है कि जैसे कोई सहन में चारपाई घसीट के इधर से उधर मूव कर रहा है। वो मामू की चारपाई थी। मेरे भाई ने दरवाज़ा खोला और देखता है कि बाहर कोई नहीं था। हम सब और ज़्यादा खौफज़दा हो गए
और वो रात हमने बहुत मुश्किल से वहाँ गुजारी। सुबह जब फजर की अजानें हुई तो भाई ने अपने दोस्त को कॉल की और वो अपनी गाड़ी लेकर आया और हमने फजर के टाइम ही सारा सामान शिफ्ट किया और हम फजर के टाइम ही वहाँ से निकल गए। तो ये मेरा एक वाक़या था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपकी ऑडियंस को ज़रूर पसंद आएगा। ये बताते हुए अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और आज भी घर पे बिल्कुल अकेला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया अली, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप एप्रिसिएशन ऐसे ही दे सकते हैं कि मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आपको वेलकम है मेरे चैनल पे। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।